नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल अमीर, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप। सप्ताह 5 व्याख्यान 22। पश्चिम में अनुवाद अध्ययन आरंभ। पश्चिम अनुवाद सिद्धांत, पाश्चात्य अनुवाद चिंतक। पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत 1 और पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत 2, इसके अंतर्गत आज आप व्याख्यान सुनेंगे। पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत 1 हम पिछले व्याख्यान में बोल चुका हूँ। इस बार सिद्धांत भी हैं और चिंतक भी हैं, इसलिए मैंने रखा है पाश्चात्य अनुवाद चिंतक 1 और पाश्चात्य अनुवाद सिद्धांत 2। 20वीं सदी के प्रारंभ में आधुनिक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि में आधारित अनुवाद विचारधारा की शुरुआत हुई है। तो इससे पहले जो वैज्ञानिक दृष्टि नहीं रही, अब वैज्ञानिक दृष्टि शुरू हुई है। इस समय कई अनुवाद चिंतक भाषा विज्ञान की कई शाखाओं में अच्छी तरह से परिचित है। इस संदर्भ में संरचनात्मक भाषा विज्ञान का विकास, प्रगति, अनुप्रयोग, भाषा विज्ञान का विकास, संप्रेषण सिद्धांत और भाषा विज्ञान का समन्वय, संकेत विज्ञान, रूपात्मक अनुवाद जैसे पहलू अनुवाद विचारधारा के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण घटनाएं मानी जाती हैं। 1950 से 1960 तक जेरोल्ड कैट्स, डब्ल्यू वैन ऑलरमन, क्वीन, एंड्री फेडरोव जैसे शोधकर्ताओं ने मशीनी अनुवाद के क्षेत्र में काम किया, जिसे इस सदी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। मशीन की आवश्यकता के अनुसार भाषा के भाषी विश्लेषण के लिए रूपों का विकास करते हुए तकनीकी पाठों के अनुवाद में कंप्यूटर ने काफी मदद की। आज अनुवाद के क्षेत्र में मशीनी अनुवाद के विकास के लिए अवसर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1960 से 1965 के बीच का समय एजरल पाउंड, फ्रेडरिक बिल जैसे अनुवादक विचारकों के विचार महत्वपूर्ण हैं। पाउंड का कहना है कि किसी रचना का अर्थ कभी भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। जैसे जैसे भाषा बदलती है, उस रचना का अर्थ भी बदलता है। ये अनुवादित रचना और उसमें प्रयुक्त शब्दों के अर्थ को कम महत्व देते हैं, लेकिन शब्दों की गति, तान, उपयोग आदि को अधिक महत्व देते हैं। 1965 से 1975 तक की अवधि में आधुनिक भाषा विज्ञान के विभिन्न पक्षों का आधारित अनुवाद का नायडा, कैटफर्ड, विल्स आदि ने महत्वपूर्ण कार्य किया। आगे अपना नायडा और कैटफील्ड को आप विस्तार से जानेंगे। इसी अध्याय के अंत में हम आगे आप नायडा और कैटफील्ड को समझेंगे। 1975 से अब तक कई आधुनिक दृष्टिकोण और विचारकों के साथ अनुवाद चिंतकों के अनुवाद चिंतन की परंपरा को महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय में अनुवाद सिद्धांतों के चिंतन, मनन और अनुसंधान से संबंधित कई प्रकार के परिवर्तन हुए। अनुवाद के संदर्भ में अनुवाद चिंतकों द्वारा किए जाने वाले भाषी और शैलीगत अध्ययन को मान्यता मिली। स्कूल के विद्वान, विशेषकर व्लादिमीर नोवाकोव, रोमन जकोस्वासन, जिरी लेवी तथा अनेक चेक, रूसी, जर्मन, फ्रांसीसी अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के सिद्धांत एवं व्यावहारिक पक्षों पर वैज्ञानिक ढंग से चिंतन मनन करते हुए नए मापदंड स्थापित किए। जिरी लेवी ने कहा कि अनुवादक को
दोनों भाषाओं में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। चिंतक आंद्रे लेफरे अनुवादक के सिद्धांतों और व्यवहारिक पहलुओं में संतुलन स्थापित करना चाहते हैं। अनुवाद अध्ययन के उद्देश्य को परिभाषित करते समय यह अनुवाद से संबंधित और व्यापक सिद्धांतों को प्रस्तुत करना चाहिए जो अनुवाद व्यवसाय में मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार अन्य सभी आधुनिक अनुवाद चिंतक अनुवाद अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और इस क्षेत्र में निरंतर अनुसंधान जारी है। ये अनुवाद की दुनिया के लिए एक उत्साहजनक स्थिति को दर्शाता है। अब हम नायडा को देखेंगे। यूजिन नायडा 20वीं सदी के अंत में पश्चिमी अनुवाद विचारधारा के विकास को प्रोत्साहित करने वाले अनुवाद विचारकों के परंपरा में यूजिन नायडा का महत्वपूर्ण स्थान है। अनुवाद के से संबंधित विचारों को प्रस्तुत करने, विकसित करने और पुष्टि करने के उद्देश्य से नायडा ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की और उनके माध्यम से अपने बहुआयामी विचारों को व्यक्त किया। इन रचनाकारों में एक और नायडा की प्रमुख रचना है, जबकि दूसरी ओर अन्य विद्वानों की द्वारा लिखित या उनके उत्तरों के खिलाफ लिखी गई रचनाएं। इनमें से कुछ पुस्तकों के रूप में है और कुछ शोध पत्रों के रूप में है जो विभिन्न शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित है। नायडा अपने पूर्व भाषा वैज्ञानिक चिंतन जो नाम चॉम्स्की एक चिंतक रहे, इनके भाषा वैज्ञानिक सिद्धांतों से बहुत प्रभावित है। सिद्धांत के अनुसार चॉम्स्की और अन्य रचनात्मक भाषा वैज्ञानिक की तरह नायडा केवल उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो विशेष रूप से उल्लिखित हैं। वह संकेतों के आधार पर किए जाने वाले अनुवाद प्रक्रिया के माध्यम से भेजे गए संदेश को महत्व देते हैं। नायडा का विश्वास है कि इस प्रकार का अर्थ आधारित प्रयोजनात्मक परिभाषा पारंपरिक अर्थ परिभाषा की तुलना में भावनाओं की खोज के लिए बहुत बेहतर है। इसलिए नायडा का यह व्यवहारिक विश्वास भाषा की गहरी संरचना पारंपरिक सिद्धांतों से भिन्न है। यह किसी भी रूप में चॉम्स्की के विचारों का समर्थन करता है। नायडा का अर्थ आधारित व्यवहारिक दृष्टिकोण वास्तव में संरचनात्मक दृष्टिकोण में सतह पर जुड़ने के बजाय आधार स्तर पर जुड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप नायडा के विश्वास की प्रकृति द्विदिशात्मक है। ये दो पहलुओं में भाषा वैज्ञानिक संरचना और वैश्विक मानव अनुभव के रूप में प्रकट होता है। इन दोनों पहलुओं के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए वह अपने विचारों और विस्तारित करने के लिए मूल भाषा के संदेश को प्राप्त करने के लिए वैश्विक अनुभवों को जोड़ने की आवश्यकता मानते हैं। इस प्रकार की मूलभूत जानकारी को नायडा संदेश के वास्तविक उद्देश्य या क्रिया के रूप में माना जाता है। नायडा का विचार है कि किसी भी भाषा के विशेष संदर्भ में प्रतीकों द्वारा निर्मित संरचना का अर्थ दो प्रकारों में व्यक्त किया जा सकता है। पहले उस भाषा और संस्कृति के अध्ययन के माध्यम से और दूसरे उन प्रतीकों के लंबे समय से प्रचलित उपयोग के माध्यम से। तब उस भाषाई संरचना का सही अर्थ प्राप्त किया जा सकता है और इसे वैश्विक प्रकृति प्रदान की जा सकती है। नायडा के अनुवाद दृष्टिकोण की मूलभूत आधार यह है कि मूल रचना के संदेश को सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए अनुवाद भी किया जा सकता है। इस अनुवादित पाठ का लक्ष्य भाषा का पाठक मूल रचना के पाठक द्वारा प्राप्त अर्थ के समान अर्थ प्राप्त कर सकता है। नायडा के अनुसार अनुवाद में सतही प्रस्तुतिकरण से संबंधित तथ्यों का कोई महत्व नहीं है। उनका मजबूत विचार है कि सरल और मूल रचना के समान दिखने वाले अनुदित पाठ के लिए कुछ हद तक
विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं ताकि लक्ष्य भाषा अपने पाठक के मूल भाषा के समान प्रभाव उत्पन्न कर सके। नायडा के अनुवाद से संबंधित दो महत्वपूर्ण पहलू प्रस्तुत किया है। अनुवाद प्रक्रिया के दौरान अर्थ निर्धारण वैश्विक संरचना से भिन्न आया। चॉम्स्की के प्रभाव के परिणाम स्वरूप नायडा के मूल्यांकन के आधार पर किए गए अनुवाद कार्य ने अनुवाद की जटिलता का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करने में मदद की। वास्तव में नायडा का विचार कुछ विशिष्ट संरचनाओं द्वारा निर्मित एक प्रक्रिया पर आधारित है जिसके माध्यम से अन्य सभी पहलू प्रकट हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत नायडा आधार संरचना की बाह्य से आंतरिक संरचना की ओर बढ़ते हैं। आंतरिक संरचना को लक्ष्य भाषा के आंतरिक संरचना में परिवर्तित करते हैं और फिर बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं। तो दूसरे शब्दों में नायडा अनुवाद में डिकोडीकरण और रिकोडीकरण प्रक्रिया का पालन करते हैं जिसमें मूल संदेश या सामग्री में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अनुवाद के संबंध में अपनी दृष्टि को अस्पष्ट करते हुए नायडा कहते हैं कि अनुवाद को केवल शोध भाषा के संदेश की सतह पर मौजूद अर्थ को ही नहीं बल्कि अर्थ के विभिन्न छवियों शब्दों के भीतर छिपे महत्वपूर्ण भावनात्मक केंद्र की विशेषता और शैली केंद्रित तत्वों की बारीकी को भी अच्छी तरह से समाहित करना चाहिए, क्योंकि यही उस संदेश के वास्तविक केंद्र को भावनाओं को व्यक्त कर सही अर्थ को सुनिश्चित करते हैं। नायडा का अनुवाद के संबंध में विचार न केवल उपयोगी है बल्कि अनुवाद के वर्तमान विश्वासों के संदर्भ में भी अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। वो चॉम्स्की से प्रभावित हैं, इसलिए उनका विचार ये दर्शाता है कि अनुवादक के लिए दो या दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। साथ ही अनुवादक को मूल रचना का वितरण और व्याख्या प्रदान करनी चाहिए। जैसे चॉम्स्की भाषाई संरचना का वितरण और व्याख्या करते हैं, नायडा का अनुवाद दृष्टिकोण अधिकांश अनुवाद विचारकों के विश्वासों के साथ मेल खाता है, इसलिए प्रासंगिक प्रतीत होता है। नायडा की कुछ कृतियां हैं जिसका उल्लेख यहाँ नीचे है। तो गॉड्स वर्ड इन मैन्स लैंग्वेज, मैसेज एंड मिशन टुवर्ड्स ए साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, साइंस ऑफ ट्रांसलेशन लैंग्वेज, मीनिंग अक्रॉस कल्चर और लिंग्विस्टिक इंटरलूड्स, द बाइबल ट्रांसलेटर, morphology, the descriptive analysis of words, and message and mission, customs, cultures and Christianity, towards a science of translating, religion across cultures, the theory and practice of translation, a componential analysis of meaning, understanding Latin Americans with special reference to religious values and movements, language, structure and translation from one language to another, the Greek-English lexicon of New Testament based on Semitic domains, context in translating, fascinated by languages। ये इनके कुछ कृतियां हैं जो इन्होंने लिखा है, प्रकाशित किया है। अब हम देखेंगे जेसी कैटफर्ड को। 1965 में प्रकाशित जेसी कैटफर्ड द्वारा लिखित महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तक ये लिंग्विस्टिक थियरी ऑफ ट्रांसलेशन भाषा के महत्व को समझाते हुए अनुवाद अध्ययन के संदर्भ में भाषी विश्लेषण करती है और अनुवाद के संदर्भ में कई पहलुओं को उजागर करती है। वास्तव में यह पुस्तक एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान संस्थान में प्रस्तुत किए गए व्याख्यानों के आधार पर छात्रों के लिखी गई है।
सामान्य पाठकों के लिए इसे स्वीकार्य बनाने के लिए इस पुस्तक में भाषा की प्रकृति, मौलिक अंग्रेजी का विश्लेषण और विवरण का एक प्रारंभिक अध्ययन शामिल किया गया है। कैटफोर्ड कहते हैं कि अनुवाद के अभ्यास में प्रयोग सीमा से संबंधित जटिलता शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। अनुवाद संबंधी सिद्धांतों में जैसे कि अनुवाद क्या है, अनुवाद सादृश्य की प्रकृति, अनुवाद तुल्यता तथा भाषा के किन्हीं स्तरों पर अनुवाद कार्य किया जा सकता है इत्यादि विषय किसी सिद्धांत का समर्थन बिना सफल विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। कैटफोर्ड इस पुस्तक के माध्यम से अनुवाद के एक आंतरिक और अधूरा रूप में विशेष अनुवाद समस्या पर चर्चा करने के लिए उपयोगी एक सिद्धांत स्थापित करते हैं। कैटफोर्ड अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए लिंग्विस्टिक थियरी ऑफ ट्रांसलेशन में संरचनात्मक भाषा विज्ञान से संबंधित कई पहलुओं के आधार पर अनुवाद से संबंधित विचारों को स्पष्ट करते हैं। अब संरचनात्मक भाषा विज्ञान से संबंधित कई पहलुओं जो अनुवाद से संबंधित है, इसके अंतर्गत वो अनुवाद, समानता या समतुल्यता, अर्थ और पूर्ण अनुवाद और शब्दार्थ अनुवाद जैसे विचारों को प्रस्तुत करते हैं। अब अनुवाद में समानता क्या है, समतुल्यता क्या है, सममूल्यता क्या है, अर्थ और पूर्ण अनुवाद, शब्दार्थ अनुवाद जैसे विचारों को स्पष्ट करते हैं। इसमें यह लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। अनुवाद से संबंधित भाषीय अध्ययन के संदर्भ में कैटफोर्ड कहते हैं कि भाषा के बीच संबंध एक निश्चित रूप से के साथ संबंधित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये तुलनात्मक भाषा विज्ञान की एक शाखा बन जाती है। अनुवाद के दृष्टिकोण से अनुवाद तुल्यताओं को स्थापित किया जा सकता है और भाषाओं या बोलियों के बीच किसी भी जोड़ में अनुवाद किया जा सकता है। वो संबंधित हो सकते हैं या नहीं, ये उनके बीच कोई भी स्थानिक, कालसूचक, सामाजिक या अन्य संबंध हो। कैटफोर्ड का विश्वास है कि एक प्रक्रिया के रूप में अनुवाद हमेशा आयामी होता है, अर्थात ये स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा की ओर हमेशा एक निश्चित दिशा में किया जाता है। एक निश्चित दिशा में अनुवाद होता है। तो अनुवाद करते समय हम समानता या सममूल्यता, पूर्ण अनुवाद, इन सब पर हम विचार करेंगे, जो एक निश्चित दिशा की ओर किया जाता है। उपरोक्त विचारों के आधार पर कैटफोर्ड अनुवाद की परिभाषा प्रदान करते हैं। अनुवाद एक भाषा के मूल पाठ की सामग्री और समानार्थक का अनुवाद है, जो दोनों अनुवादों के संदर्भ में व्याख्या की अपेक्षा करते हैं। इन दोनों में यह सत्य निहित है कि सामान्य परिस्थितियों में मूल भाषा की सामग्री को सटीकता के साथ अनुवादित नहीं किया जा सकता। समानार्थक लक्ष्य का स्थानापन्न के रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्या अन्य स्तर पर स्थानापन्न के स्थान पर मूल भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा के पाठ में क्रम के रूप में करने की संभावना हो सकता है। तो अब यहाँ पे जो है, जो कैटफोर्ड ये कहते हैं कि समानार्थक का अनुवाद है, मूल पाठ सामग्री और समानार्थक दोनों भाषा के संदर्भ में व्याख्या की अपेक्षा करता है। इन दोनों में यह सत्य निहित है कि सामान्य परिस्थिति में मूल भाषा की सामग्री को सटीकता से अनुदित नहीं किया जा सकता। समानार्थक लक्ष्य भाषा स्थानापन्न के रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य स्तरों पर स्थानापन्न के स्थान पर मूल भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में पाठ में क्रमण के रूप में करना
संभव है। और इसको हम विस्तार से और इनके सिद्धांतों पर विस्तार से आगे के अध्याय में हम पढ़ेंगे, देखेंगे। कैटफर्ड के अनुसार कुल अनुवाद में अर्थ महत्वपूर्ण है। वास्तव में अनुवाद की परिभाषा अक्सर अर्थ के आधार पर की जाती है। इससे मूल के साथ मेल खाने वाला और समान अर्थ वाला अनुवाद कहा जाता है। अनुवाद सिद्धांत के लिए अर्थ के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना अनुवाद व्यापार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना संभव नहीं। कैटफर्ड का विश्वास है कि अर्थ भाषा की विशेषता है। एक मूल भाषा, मूल पाठ की मूल भाषा का अर्थ और लक्ष्य भाषा पाठ की लक्ष्य भाषा का अर्थ भाषा शास्त्रीय रूप द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो एक अर्थ है, वो मूल पाठ का अर्थ है, उसको जब हम लक्ष्य भाषा में पाठ में आधारित करते हैं तो भाषा शास्त्रीय रूप के द्वारा उसको व्यक्त किया जा सकता है। ये इनका मानना है। व्याकरण और शब्द शास्त्र के रूपात्मक इकाइयों के बीच दो प्रकार के अंतर संबंध होते हैं, रूपात्मक संबंध और संदर्भिक संबंध। रूपात्मक संबंध एक रूपात्मक इकाई और उसी भाषा में दूसरी के बीच के संबंध को इंगित करते हैं। व्याकरण के आधार पर भिन्न प्रकार की इकाइयों के बीच यह संबंध हो सकता है। शब्द शास्त्र के तहत एक ही शब्द शास्त्र में एक शब्द शास्त्र इकाई और दूसरे के बीच रूपात्मक संबंध हो सकता है। इसके अलावा संदर्भिक संबंध व्याकरण या शब्द शास्त्र इकाई और वे मूल पाठ या मूल पाठ में कार्य करने वाले संदर्भों के भाषा शास्त्रीय रूप से संबंधित तत्वों के बीच के संबंध को इंगित करते हैं। प्रत्येक भाषा रूपात्मक रूप से अद्वितीय होती है और इसके सर्वोत्तम रूप में रूपात्मक अनुरूप एक स्थूल तुल्यता होती है। इसलिए मूल भाषा की इकाइयां और लक्ष्य भाषा की इकाइयां अक्सर समान रूपात्मक अर्थ नहीं होते। अब यहां पे हम ये देखते हैं, जहां पे सममूल्य और समानता की बात होती है तब तो इन्होंने दो प्रकार के अंतर संबंध, रूपात्मक और संदर्भिक संबंध पर बात समझाया है। कैटफर्ड के सिद्धांत के आधार पर हम देखते हैं कि एक भाषा से दूसरी भाषा में एक सीमित प्रकार की सामग्री का परिवर्तन संभव है, लेकिन यह भी समान रूप से स्पष्ट है कि यह वो नहीं जो सामान्य अनुवाद का अर्थ होता है। अनुवाद में स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा की सामग्री में स्थानापन्न किया जाता है। स्रोत के लक्ष्य भाषा में अंतर नहीं होता, इसलिए अनुवाद सिद्धांत में इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो स्थानापन्न की प्रक्रिया में भी वहां पे स्पष्ट होना चाहिए कि हम सामग्री को स्थानापन्न कर रहे हैं तो वो सममूल्य और समान कैसे हो। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। संदर्भ पुस्तक ग्रंथ और अन्य प्रकाशन, अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका, कृष्ण कुमार गोस्वामी। अनुवाद सिद्धांत MTT 10 इग्नो। वेबसाइट पे उपस्थित कई अन्य प्रकाशन। इन सब से सामग्रियों को लिया गया है, संदर्भ के रूप में प्रयोग किया गया है, उदाहरणों को लिया गया है, इसमें प्रस्तुत किया गया है, पूरे व्याख्यान में जोड़ा गया है ताकि आप पाठक इसको अच्छी तरह से समझ सकें और मेरा व्याख्यान आपको समझ में आए और ताकि हमारा व्याख्यान सफल। आज का व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।